हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का मोमेंट एरिया मेथड से। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि मोमेंट एरिया मेथड मैकाले मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना सीखे थे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोमेंट एरिया मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैं मोमेंट एरिया मेथड में आपको स्टैंडर्ड केस बताऊँगा, केवल और केवल स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस आपको कभी भी कोई कंपटीशन दोगे वहाँ पे यूज आएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्जाम में अगर 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके साथ कोई एक थ्योरी जरूर लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करिए मोमेंट एरिया मेथड से, पहली बात तो ये मेथड का नाम नहीं लिखा रहता है। आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई एक ये कैंटिलीवर बीम है, कह देगा कि इफ़ ए कैंटिलीवर बीम फॉर ए पॉइंट मूवमेंट टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इतना लिख के दे देगा और इसका आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। ये लेंथ यल है। ठीक है, तो जब मेथड का नाम ना दे तो मैकाले मत यूज करना, मोमेंट एरिया मेथड यूज कर लेना। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है। जैसे देखो, पहला स्टैंडर्ड केस में पहला केस यही है अपने पास, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई यल है, इस पर केवल मोमेंट लग रहा है, बाकी कोई दुनिया का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपको पता है जब भी केवल मोमेंट लगे तो उसमें शियर फोर्स भाई जीरो होता है। शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट इसका बनता है। बेंडिंग मोमेंट कितना बनेगा? वही जितना मोमेंट लगेगा उसी के बराबर रेक्टेंगुलर शेप में बन जाता है। तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है इसका। अब इसमें हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो स्लोप को आपको पता है थीटा से नोट करते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि स्लोप इस बेंडिंग मोमेंट का एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक बात बताओ, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो माइनस ऑफ यम इंटू यल। ये डेप्थ इसकी यम है और लेंथ हो गई यल। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका एरिया यम इंटू यल और इसमें ई आई कांस्टेंट से भाग दे दो तो ये निकल गया थीटा, स्लोप। यही तो स्लोप है। अब डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन को डेल्टा से या तो वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो एरिया आप लिए थे, एरिया क्या था? माइनस एम एल अपान ई आई। इस एरिया में अगर इसी एरिया के सी जी से मल्टीप्लाई कर दें, सी जी क्या होगा इसका? सी जी टोटल लेंथ का यल बाई टू होगा, तो यल बाई टू इसका सी जी हो गया। चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, हाफ पे ही तो होगा यल बाई टू के। तो यल बाई टू से मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब ये जो वैल्यू आया एम एल स्क्वायर अपान 2EI, यही वैल्यू क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन कहलाता है। किसके लिए? फॉर दिस केस के लिए। समझ गए? चलो दूसरा केस एक करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा केस देख लो। जैसे ये है, एक कैंटिलीवर बीम है, ध्यान से समझना, इस पर कोई लोड W लग रहा है, लेंथ यल है। तो इसका शियर फोर्स जिसको शियर फोर्स डायग्राम याद होगा वही कर पाएगा। इसका शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से बनता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ट्रेंगल फॉर्म में बनता है, इस तरह से ट्रेंगल, जिसकी लेंथ क्या है? यल है। और ये वाली लेंथ क्या होती है? यही लोड के बराबर होती है, लोड इंटू, यानी कि W इंटू यल। तो W यल ये वाली लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ, BMD है ये, BMD का हमें एरिया चाहिए क्या निकालने के लिए? स्लोप, थीटा निकालने के लिए। तो बेंड इसका एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? यल। हाइट क्या है? WL बटे मैंने बोला था EI से भाग दे देना। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो WL स्क्वायर अपान 2EI। ये जो वैल्यू आया ना भाई साहब, ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। है दुनिया में इससे आसान स्लोप निकालना? करते ना रहो मैकाले मेथड से, करते रह जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? इसी एरिया में से CG से गुणा कर दें। तो इसका CG क्या होगा? लोड से निकाला जाता है CG, तो इधर से निकालोगे CG
तो क्या हो जाएगा, इधर से निकालोगे सी जी तो क्या हो जाएगा, इधर से निकालोगे 1/3 और इधर से निकालोगे तो 2/3। तो क्या कर दें, 2/3 ऑफ यल से हमने गुणा कर दिया, सी जी है ये। अब देखो 2 से 2 कट गया, WL3/3 EI। लो भाई साहब ये डिफ्लेक्शन है, किसके लिए, फार्स कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। मिला लेना जाके, यही आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना, एक टेबल बना के अपना चेक कर भी सकते हो, याद करने की कोई ज़रूरत है, बस कॉन्सेप्ट पता हो कैसे निकलेगा। और इसको निकालने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है कि आपको चलो 2-4 घंटा लग रहा है। और केस बताता हूँ, तीसरा केस, चलो और देख लो। अच्छा ये है तीसरा केस, ये है W/मीटर, ये है लेंथ L। मैकाले मेथड से मैं इसको सॉल्व करके बताया था, याद करो पीछे। चलो इस मेथड से देख लेते हैं। इसका शियर फोर्स डायग्राम जो बनता है, इसका ट्रायंगल फॉर्म बनता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ पैराबोलिक बनता है, ये पैराबोला बनता है। ठीक है, तो पैराबोला बनता है तो याद करो भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से तो इसका एरिया निकालेंगे नहीं, क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई में थोड़ा सा कमी है। तो पैराबोला है, स्क्वायर पैराबोला है, ये क्यूबिकल भी नहीं है। तो स्क्वायर पैराबोला के लिए ये लेंथ आपके पास यल है, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/2 होता है। अब चलो निकाल लेते हैं। तो इसमें होता है 1/3 आधार गुणे ऊंचाई, 1/3 आधार गुणे ऊंचाई। लो कैलकुलेट कर लो, WL³ 3 दूनी 6/6 और EI से क्या कर दो, उसको भी तो भाग देना है। चलो इसका CG की बात कर लेते हैं। तो CG देखो, क्यूबिकल वो स्क्वायर पैराबोला जो होता है, इधर से 1/4 होता है, किधर से, सपोर्ट की तरफ से, लेकिन फ्री इंड की तरफ से निकालोगे, क्योंकि हमें फ्री इंड चाहिए। तो जब इधर से 1/4, तो 1/4 घटा दो टोटल में से, तो 3/4 हो जाएगा। ये CG हो गया, यहाँ पे CG आएगा इसका। तो CG के लिए डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन में एरिया में CG गुणा कर दें, तो WL³/6EI मल्टीप्लाई कर दो 3/4 ऑफ यल का। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा WL⁴/8EI। ये लो, ये निगेटिव हमेशा निगेटिव ही होता है, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होता है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, चिन्ह लगाओ चाहे लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 3 केस आपने सॉल्व कर लिया, कितना आसान है यार। अब दुनिया इससे आसान मैं नहीं बता सकता, ये मेरी ट्रिक है, सब कंपटीशन में काम आती हैं, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगी ये चीज़। आप इसको लिख के आओगे, कोई गलत नहीं कर सकता माइक लाल। ठीक है, समझ गए इतनी चीज़ें। चलो आगे एक और केस देख लो, चौथा केस। अगर कुछ आपके पास इस तरह से बीम आ जाए, कहोगे सर इसका कैसे करेंगे, तो यार कुछ नहीं, इसका भी हो जाएगा। UVL बीम बोला जाता है इसे, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, W/मीटर, ये टोटल लेंथ L है। तो एक बात बताओ, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, इसका ऐसे ही बनता है, लेकिन ये क्यूबिकल पैराबोला होता है। क्यूबिकल, ये स्क्वायर पैराबोला है, ये क्यूबिकल पैराबोला है। तो क्यूबिकल पैराबोला में ये वाली जो लेंथ होती है वो WL²/6 होती है। और CG कैसे निकलता है, CG 1/5 से निकलता है, इधर से 1/5, तो इधर से कितना, 4/5। अब जिसे मैथमेटिक्स आ रहा है, अगर मैं इधर की डिस्टेंस बता दिया तो इधर वाली अपने आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो निकालो ना थीटा, थीटा के लिए क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका एरिया हो जाएगा 1/4। इसमें स्क्वायर पैराबोला में 1/3 लिए थे, तो क्यूबिकल पैराबोला में 1/4 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/4 आधार यल और गुणे ऊंचाई कितना, WL²/6, 6 चौको 24, तो WL³/24 और EI लिखना मत भूलना भाई साहब, यही तो इसकी जान है। अब जान ही नहीं रहेगी तो कैसे आगे काम चलेगा। तो ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसी में आपको डिफ्लेक्शन निकाल, चलो डिफ्लेक्शन निकाल देते हैं। डिफ्लेक्शन देखो कितना आएगा, इसमें CG से गुणा कर दें, चार बटे 5, 4 से 24 कटेगा क्या, कितना आएगा,
6 और 6 में 5 के गुणा कर दो, WL⁴/30 लो, निकल गया कि नहीं निकल गया। 4 केस निकाल लिए आसानी से। मज़ा आ गया पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें भाई साहब और शेयर करें। 5वां केस देख लो, एक और केस बता देता हूँ आपकी बार थोड़ा सा बदल के। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर पॉइंट लोड W लग रहा है, ये हो गया। अब इसका आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स तो पता ही है, तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायरेक्ट बना रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट इसका कुछ ऐसे बनता है। आपकी बार लोडवा आपका बीच में लग रहा है और ये हो गया लेंथ L, ठीक है। तो सिमेट्रिक लोड है तो सिमेट्रिक में आधा ही कैलकुलेशन किया जाता है। कितना? आधा। अब इसकी हाइट कितनी होगी? WL/4 होती है कि नहीं होती? आपको पता है ये चीज़। इस केस का हमें निकालना है भाई साहब स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा? थीटा। देखो इसकी जो लेंथ होगी L/2 होगी हाफ में। जब इसका आप CG निकालोगे इस लोड से तो कितना आएगा इसका CG? इधर से 1/3 आता है कि नहीं आता? ट्रेंगल है। और इधर से निकालोगे तो 2/3। तो लेकिन हमें लोड यहाँ मिड पे लगा तो यहाँ से लेना है CG। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका एरिया हाफ पोर्शन का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? L/2। ऊंचाई कितनी है? WL/4। ये हो गया अपने पास क्षेत्रफल। तो एरिया ही स्लोप होता है। तो WL² डिवाइड बाई 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 ये हो गया। और EI लिखना ना भूलना। तो ये हो गया इसके लिए। डिफ्लेक्शन चलो निकाल लेते हैं। वो सॉरी थीटा यहाँ लिखना चाहिए हमें, थीटा, ठीक है। ये है थीटा भाई साहब। डिफ्लेक्शन कैसे? एरिया में CG से गुणा WL² 516 EI। अब तो यार रट गया होगा, इतना केस बता चुका। इधर से CG 1/3, 1/3, ठीक है, टोटल लेंथ का। तो 1/3 लेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16×3 = 48। WL³ डिवाइड बाई 48 EI। ये लो निकल गया। एक केस और देख लो भाई, 5वां 6वां केस। फिर कहोगे कि यार एक केस सर छोड़ दिए। चलो बता देता हूँ। UDL है, W है, पर मीटर है, लेंथ L है। ये थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये कुछ अलग डायग्राम बना रहा है। तो अलग डायग्राम बना रहा है तो इसका CG सपोर्ट से कैलकुलेट करेंगे, इधर से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है। और इधर से CG निकालो तो 3/8, और इधर से CG निकालोगे इसका तो 5/8। तो हमें 5/8 की तरफ से लेना है। यही केस एक ध्यान रखना। तो सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा के लिए क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो हमें एरिया चाहिए। तो एक बात बताओ, इस तरह से मैं अगर इसको ट्रेंगल बना दूं तो ट्रेंगल का एरिया निकल जाता है आसानी से। लेकिन ट्रेंगल से थोड़ा सा ये कम है, तो ट्रेंगल से इतना वाला पोर्शन बाहर कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 2 हिस्सा तो है लेकिन एक हिस्सा नहीं है। तो 2 हिस्सा का मतलब 2/3 हिस्सा है और एक हिस्सा नहीं। तो 2/3 और WL²/8 हाइट हो गया। 2/3 WL²/8 और गुणे L/2। L/2 क्यों? क्योंकि आधा इधर निकल गया और आधा बचा ना अपने पास। अब इसको गुणा कर दो, देखो कितना आता है। 2 से 2 कट गया, 8 3 24। ये है थीटा की वैल्यू। CG निकालोगे इसका कितना आएगा? ये हो गया एरिया। और एरिया में अगर CG निकालना है हमें तो 5/8 से क्या कर दें? इधर से लेना है 5/8 गुणे L। तो 5/8 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/384 EI और WL⁴ याद रखना इसको। इसका है भाई साहब CG डिफ्लेक्शन इस केस का, जब UDL बीम हो। UDL का केस है, ठीक। 7वां केस एक और याद रखना। फिक्स बीम है, पॉइंट लोड आ रहा है। फिक्स बीम है, पॉइंट लोड आ रहा है। तब क्या होगा? तब होगा सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है विथ पॉइंट लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। इसका जो
क्या होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन क्या था, ये था, इसका चौथा हिस्सा 1/4 अगर हम इसका चौथा हिस्सा 1/4 कर दें तो जितना वैल्यू आएगा इसके लिए फिक्स बीम के लिए क्या होगा, वही डिफ्लेक्शन होगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। वन 92 आएगा शायद, देख लेना एक बार भाई, 192 आएगा, इसको देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। हाँ, तो 1/4 हिस्सा, इसमें जो स्लोप की वैल्यू होती है वो होती है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से ऑलरेडी फिक्स है यार, 1/4 हिस्सा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 1/5 हिस्सा ये कब बनेगा, अरे यार इसी बीम को फिक्स करके जब आप इसको यूडीएल कर दोगे W या लेंथ, तो इसका 1/5 हिस्सा। लेकिन अब की बार स्लोप किसका लोगे, अब की बार स्लोप इसका लोगे, ना कि पॉइंट लोड का, इसका लोगे स्लोप। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो अपने पास कितना बचेगा, इतने तो बचेगा, यानी कि WL⁴/384 EI। सारा केस समझ गए, इससे अच्छा मैं नहीं बता सकता आपको। देखो कॉलम क्या है, कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर column is a vertical member subjected to axial load, subjected to axial compressive load लिख लो, कंप्रेसिव लोड। यानी कि कॉलम क्या है, जैसे कोई एक कॉलम है तो कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड आता है एकदम एग्जैक्ट सेंटर पर इसके, W या P, तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। लेकिन ज़रूरी थोड़े ना है कि सेंटर पे ही आए, अगर सेंटर पे लोड नहीं आ रहा है, वर्टिकल है, अच्छा इसके दोनों सिरों को हिंज कर दिया जाता है, भाई ये भी हिंज है ये भी हिंज है, या फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो कॉलम हो गया। लेकिन अगर स्ट्रट की बात की जाए, स्ट्रट, तो स्ट्रट में इंक्लाइन लोड भी आ सकता है, वर्टिकल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलम में वर्टिकल ही आता है। तो स्ट्रट में क्या लिखोगे, इट इज़ ए सिलेंडर बार ऑफ वर्टिकल हिंज, हिंज भी हो सकता है, पिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जॉइंट, एट वन एंड और बोथ एंड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रट कहलाता है। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। अब देखो टाइप ऑफ लोड ऑन कॉलम, दो प्रकार के लोड आते हैं, एक डायरेक्ट लोड आता है जिसे P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आता है इसेंट्रिसिटिक लोड, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड इसे PE से डिनोट करते हैं। दोनों फंडा को समझ लो, जैसे कोई एक ये कॉलम है, कॉलम के जस्ट सेंटर पे अगर लोड आ रहा है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट लोड। ये कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकलेगा, सिग्मा D = लोड बटे एरिया, ये निकल गया। लेकिन अगर यहीं पे इसेंट्रिक है, मतलब सेंटर पे ना लग के कुछ दूरी पर लग रहा है, ई दूरी पर लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर P लग रहा है लोड, तो इसेंट्रिसिटी जनरेट हो गया कि नहीं जनरेट हो गया कॉलम में। तो इसेंट्रिसिटी जनरेट हो गया, तो दोनों एक्सेस यानी कि वाई एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस है, तो बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे इसेंट्रिसिटी जनरेट होगा तो यहाँ से निकालोगे सिग्मा बी, सिग्मा बी क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हो गया यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर लो, इधर उधर कर लो, तो ये हो जाएगा M/I/Y। तो इसको लिख सकते हैं M/Z, और M को क्या लिख सकते हैं, M को लिख सकते हैं P/E/Z। क्यों, क्योंकि लोड P डायरेक्ट और ये इसेंट्रिसिटी E, और लोड और इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है, तो मोमेंट की जगह हमने P/E लिख दिया। तो सिग्मा बी कैसे निकलेगा, आपने सिग्मा डी, आपने सिग्मा बी निकालना सीख गए, ठीक है। अब सिग्मा मैक्स देखो कैसे निकालते हैं।
अगर डायरेक्ट में बेंडिंग वाले को जोड़ दें तो सिग्मा मैक्स निकलता है, सिग्मा मिनिमम कैसे निकलता है? अगर डायरेक्ट में बेंडिंग वाले को घटा दें तो सिग्मा मिनिमम निकलता है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब फार्मूला दोनों के अलग अलग है, यानी कि अगर ये निगेटिव आ गया इसका मतलब है कॉलम में आपके टेंशन जनरेट हो गया है। इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ये देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है कॉलम, तब तो ठीक है, ये कंप्रेशन में है। लेकिन अगर कॉलम का स्ट्रेस डायग्राम कुछ आपका इस तरह से बन गया, इस तरह से, तो ये देखो ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसका मतलब इतना टेंशन जनरेट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए कॉलम में। अब अगर टेंशन जनरेट हो गया तो आपको रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा, टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉलम की डिज़ाइन की जाती है। तो हम कंप्रेसिव मान के ही चलते हैं कि हमारा कॉलम एज ए कंप्रेशन ही आएगा, कंप्रेसिव ही आएगा, कंप्रेसिव लोड ही सहेगा, टेंशन नहीं सहेगा। समझ गए इतनी बात, ये सब कहानी, ठीक है। चलो टाइम मिलेगा तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, यहाँ पे इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।